इस पूरे साल भारत के 7 शहरों में G20 की 200 से ज्यादा बैठकें हुई। इसके आखिरी चरण में 9 और 10 सितंबर को ग्रुप के सभी राष्ट्र प्रमुख दिल्ली में मिले। G20 का 2 दिन का शिखर सम्मेलन यूं तो शुरू से ही ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत के लिए बेहद अहम माना जाता रहा है। लगभग सभी ने भारत की अध्यक्षता और मेजबानी का शुक्रिया अदा भी किया। वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर से इस समिट की थीम थी और इससे पहले ही दिन साझा घोषणा पत्र जारी करने पर सभी देशों में सहमति बन गई थी, जो कि भारत के लिए एक चुनौती भरा काम था। कहा जा रहा था कि इस सम्मेलन से निकले नतीजों से आगे की राह तय होगी। अब जबकि ये आयोजन उम्मीद से ज्यादा सफल रहा, भारत की कूटनीति का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली में जो घोषणा पत्र तय हुआ उसमें एक सुर में सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। नई दिल्ली घोषणा पत्र में सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता बनाए रखते समेत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों, क्षेत्र में शांति और स्थिरता की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखना आदि शामिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सालों से ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और अल्प विकसित देशों को लगातार प्रमोट किया। कुछ मौकों पर उनकी इस बात को अति महत्वाकांक्षा भी कहा गया। ये भी कहा गया कि अभी ग्लोबल साउथ का समय आने में समय लगेगा, लेकिन भारत में G20 सम्मेलन में ही ये साबित हो गया कि ग्लोबल साउथ का वक्त आ गया है। पूरे समिट में सैकड़ों बार उन पक्षों ने भी इस शब्द को स्वीकार किया जिन्हें पहले इस पर संदेह था। इस G20 सम्मेलन में यही सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी। इसी क्रम में भारत स्वाभाविक रूप से ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर भी उभरा। इस समिट के जरिए भारत ने मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई। जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, भारत ने इसमें से किसी एक का पक्ष लेने के बजाय खुद की मध्यस्थता की हैसियत को बनाए रखा। लेकिन इस पर कई बार गंभीर सवाल भी उठे। साथ ही किसी बड़े मंच पर ऐसा मौका नहीं आया था जहां भारत ने अपने इस रुख को साबित कर दिया। लेकिन G20 समूह में यहाँ एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश है तो दूसरी तरफ चीन और रूस जैसे देश हैं। वहाँ भारत ने न सिर्फ संतुलन बनाया बल्कि सम्मेलन की समाप्ति के बाद दोनों ध्रुव विरोधी पक्षों ने भारत की भूमिका को आत्मसात भी किया। इस सम्मेलन के बाद अब भारत स्वाभाविक मध्यस्थ के रूप में स्थापित हो सकता है। शिखर सम्मेलन के बाद भारत की दुनिया में मोलभाव की क्षमता बढ़ेगी। भारत ऐसे चंद देशों में है जो G20 का सदस्य होने के साथ ब्रिक्स का मेंबर भी है, कोड का हिस्सा भी है। इसके अलावा भारत कई अन्य ग्लोबल पहल का हिस्सा भी है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कई ऐसे समूह हैं जो एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। इन सभी में भारत की सक्रिय हिस्सेदारी होने से अब भारत की तोलमोल यानी बार्गेन क्षमता भी बढ़ सकती है। इसका लाभ बड़ी ग्लोबल डील में अपनी शर्तें मनवाने में भारत को मिल सकता है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। इस सम्मेलन में भारत ने एक तीर से 2 निशाने साधे। बीते कुछ सालों में चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ग्लोबल मनमानी की कोशिश की और इसका उपयोग अपने विस्तारवादी कार्यक्रम के लिए किया। लेकिन चीन को चेकमेट करते हुए BRI की तर्ज पर भारत ने समांतर रूप से भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की महत्वाकांक्षी योजना दुनिया भर में व्यापक असर होगा। भारत दोनों मोर्चों को अपने हिसाब से दिशा दे सकता है। वहीं कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने न सिर्फ ये कहता आया है कि उसका टाइम आ गया, बल्कि तमाम विकासशील देशों के हितों की आवाज के रूप में भी वो उभरा है। उसका क्लाइमैक्स इस सम्मेलन में दिखा। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे देश तमाम विकसित देशों के सामने न सिर्फ मजबूत बनकर उभरे बल्कि संदेश देने में भी सफल रहे कि अब कोई एजेंडा एक तरफा तय नहीं होगा। भारत ने बहुत ही विनम्रता से विकसित देशों को उनके लिए एक तरफा फैसला नहीं लेने का गंभीर संदेश भी दे दिया है। ये तो तय है कि G20 समिट में सारे दुनिया के सभी दिग्गज देश भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। ऐसे में G20 समिट के बाद भारत को वैश्विक मंच से अच्छा रिस्पांस भी मिला है, जिससे एक बार फिर से भारत अपनी ताकत का डंका विश्व भर में बजाता हुआ नजर आ रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।